नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके बीच में आ रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करने की एक श्रृंखला हम आपके बीच में ला रहे हैं। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है उनको एक एक करके आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये श्रृंखला डेली ऐसे ही 5, 7, 8 क्वेश्चंस की डेली आपके बीच में आएगी। तो आप अगर इसको डेली इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल के वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया है, 200 के करीब व्यूज आए हैं। तो मुझे आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से और आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और कल जो दिक्कत आ रही थी क्लियरिटी की, आज हमने उसको पूरा प्रयास किया है कि आज पूरे रूप से आपको क्लियर रूप से क्वेश्चन देंगे। मैं आपके रूप में यहाँ पर पहला क्वेश्चन लाना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, एक मिनट आप रुक सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके बीच में यह है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था। यानी आपको पता है कि स्टेट की पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी थ्योरीज है। उन थ्योरीज में से ये बताया गया है कि शांति पर्व का जो सिद्धांत है, मतलब कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था। तो दिव्य अधिकार सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, अनुमोदन का सिद्धांत, और डी है सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों। अब बताइए शांति पर्व में कौन से सिद्धांत को रखा गया है, राज्य के कौन से सिद्धांत की बात की गई है। दिव्य अधिकार का मतलब होता है देवताओं की जो पृष्ठभूमि पर हम बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जिसके अंदर होब्स, लॉक और रूसो, ये 3 विचारकों ने सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। याद रखना, ये पूछा भी जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो विचारक देखे जाते हैं वह है होब्स, लॉक और रूसो। यहाँ पर पूछा गया है कि शांति पर्व में कौन से सिद्धांत की प्रतिपादित करने की बात की गई है। तो ये आप बता सकते हो, इसमें सी आएगा, अनुमोदन का सिद्धांत। तो अनुमोदन के सिद्धांत की बात शांति पर्व में की गई है। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में है, गांधी के अनुसार लक्ष्यों और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है। बी, लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, और लक्ष्य और साधन अंतर संबंधित हैं। यानी ये मीन्स और एंड्स की बात तो कर रहे हैं। गांधी जी क्या कहते थे, तो इसको आपको बताना है। गांधी की फिलोसॉफी को जब आप पढ़ते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि किसी भी लक्ष्य की पवित्रता उस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने के बीच में अपनाए जाने वाले साधनों की पवित्रता पर निर्भर करती है। यानी अगर आपके साधन सही हैं तो आपका लक्ष्य भी सही है। अगर आपने उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गलत साधनों का प्रयोग किया है तो वह सही नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। यानी लक्ष्य और साधन दोनों अंतर संबंधित हैं। लक्ष्य आपका अच्छा है लेकिन साधन गलत है तो उसकी पवित्रता वहीं समाप्त हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2010 में यूजीसी नेट ने ये क्वेश्चन पूछे थे। तीसरा है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। यानी सोशल वेलफेयर, किसी भी सोशल वेलफेयर प्रोविजंस के क्या ध्येय होना चाहिए, विधायक का क्या ध्येय होना चाहिए, ये किसने कहा था। ये एक स्टेटमेंट है। निम्नलिखित विचारकों में से स्टेटमेंट किसने बोला था, हॉब्स, प्लेटो, मार्क्स या फिर बेंथम। आपको बताना है सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय क्या होना चाहिए या होना चाहिए, ये कथन किसने बोला था, आप बताइए। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। मार्क्स ने ये बात बोली थी। मार्क्स बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए किसी भी लीडर को या लीडर के मंत्रियों को काम करना चाहिए। तो ये मार्क्स चाचा की ये बात थी और मार्क्स चाचा ने इस बारे में बात की है। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यहाँ पर नैसर्गिक अधिकारों की बात हम कर रहे हैं तो नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं। यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांत की आलोचना क्या है, समजातीय हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखता है, मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे, मानता है कि अधिकार प्रभुसत्ता की उत्पत्ति है, और अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अत्यधिक जोर देता है। यानी नेचुरल राइट्स किस बारे में बात करते हैं, ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें से आपको किसी एक के बारे में बताना है। तो आपको सबसे पहले मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि नेचुरल राइट्स की बात किसने की थी, वो कौन सा विचारक है जिसने नेचुरल राइट्स की बात की थी। या आप मुझे बता दोगे तो मुझे लगता है कि आप इसके बारे में थोड़ा कंसेप्चुअली अगर चीज़ों को समझना चाहते हो तो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में दोस्तों होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ये नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है वो ये मानती है कि समाज से पूर्व भी अधिकार मौजूद थे, जिसमें वो 3 राइट्स रखते हैं,
राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, इसको नेचुरल राइट्स बोला जाता है। ये अगला क्वेश्चन हम ला रहे हैं, लेकिन ये जॉन रॉल्स ने ये नेचुरल राइट्स के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। संपत्ति की पात्रता या संपत्ति का पात्रता या हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, बार बार आता है। 2010 में यूजीसी ने पूछ लिया पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कि संपत्ति की पात्रता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन रोल्स, नोजिक या रूसो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नोजिक ने हकदारी सिद्धांत दिया था। यह आप देख लीजिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज ए नेसेसरी एवेल। ये कथन किसका संकेत करता है? यानी ये कौन से स्टेट की थ्योरी इस कथन को प्रतिपादित करती है या इस कथन को सामने रखती है, हमें आपको यहाँ पर बताना है। ए, राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, बी, राज्य का वेष्टिवादी सिद्धांत, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत या राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत। राज्य को किसने बुराई माना है कि राज्य एक बुराई है? तो दोस्तों ये सी आंसर इसमें आ जाएगा, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। जब मार्क्सवाद आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा तब आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो अभी आप ये राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। आगे चलते हैं। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया? आपको यहाँ पर बताना है। आपको बता दूं कि जब देश 1950 में हमारा देश संविधान बनाकर तैयार हो रहा था, 1947 में जब हमें आज़ादी मिल गई थी, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जीरो करने के लिए और साथ ही सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार के संविधान वेताओं ने या भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनके मन में एक विचार आया कि हम किस प्रकार से जिन लोगों के साथ प्राचीन समय से ही बुरा होता आया है या उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है, उनको किस प्रकार से समाज के मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उसके लिए रिजर्वेशन के प्रोविजंस रखे गए और उन रिजर्वेशन के प्रोविजंस में बाद में एक विवाद पैदा हुआ है कि रिजर्वेशन किस बेस्ड पर दिया जाए। तो पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए किस चीज़ को आधार बनाया? पहला क्वेश्चन ये यूजीसी नेट ने पूछा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको बताना है। स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति को मुख्य आधार उस समय माना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट ने 2010 में पूछा था। 2004 में जब यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ था तो सीपीआईएम न तो उसका समर्थन और न ही उसका विरोध कर रहा था, गठबंधन का हिस्सा नहीं था, परंतु बाहर से सरकार में समर्थन कर रहा था, गठबंधन का हिस्सा था, सरकार के विरुद्ध। अब आप देखिए करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस को जोड़ा है, यानी कि ऐसा नहीं है आपकी केवल पॉलिटिकल साइंस का मतलब ही करंट है, अपडेशन है। आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। तो सन 2004 में जब कांग्रेस लीड यूपीए की सरकार बनी थी तो उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआईएम जो थी उसका क्या था? तो यहाँ पर आपको बताना है गठबंधन का हिस्सा वह नहीं थी, लेकिन बाहर से सपोर्ट कर रही थी सरकार को। मतलब गठबंधन का हिस्सा न होना मतलब वो मंत्री परिषद में हिस्सा नहीं बनी हुई थी, केवल बाहर से सपोर्ट कर रही थी, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर भी आ जाएगा। 25वां क्वेश्चन थोड़ा कट गया है इसको कटिंग में, तो इसको हम छोड़ते हैं, इसको कभी आगे लेंगे। हम आगे आते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए, यानी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में बताइए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, और एक मैं भूल गया इसको छोड़ दिया मैंने, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला। ये क्रम है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, तो आपको यहाँ बताना है। तो दोस्तों पहले AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला हुआ था 1960s के दौर में। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला हुआ। उसके बाद में दोस्तों आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई 1975 में, और उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो ये एक कालानुक्रम है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप देखिएगा, मिलाइएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही कालानुक्रम क्या था? यानी आपके समक्ष कुछ नाम दिए गए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं
और इनको आप एक सिस्टमेटिक वे में पहले से एंड तक ये बताइए कि कौन व्यक्ति पहले प्रधानमंत्री था, कौन बाद में बना था। तो आप बताइए क्या होगा। चरण सिंह, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। तो सबसे पहले आपको बताएं लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे 1964 में, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो बने थे। उसके बाद में कौन बना था, उसके बाद में बने थे मोरारजी देसाई। उसके बाद में कौन बना था, उसके बाद में चरण सिंह बने थे और उसके बाद में फिर वीपी सिंह बने थे। आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था पिछड़े वर्ग में जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू करने के जो रिकॉर्ड किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दर्ज किया गया है, तो वो वीपी सिंह जी थे। वीपी सिंह जी के कार्यकाल में दर्ज किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिला, ये क्वेश्चंस आपके बीच में थे। आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि कैसे बेहतर तरीके से इसको हम सुधार सकते हैं। आपको क्या मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और आपको क्या एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस पर बन रही है। तो आप ऐसे ही इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम डेली एक वीडियो की श्रृंखला आपके बीच में लाते रहेंगे। आज 2010 में यूजीसी नेट के द्वारा पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि।